नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक कमाल की जासूसी कहानी को डिकोड करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो हमारी पृथ्वी के मैक्रोस्कोपिक लेवल से शुरू होकर प्लांट सेल्स यानी पादप कोशिकाओं के मॉलिक्यूलर लेवल तक जाती है। इसे हम नेचर की अल्टीमेट ग्रीन मशीन कह सकते हैं, जो हमारे पूरे ग्रह को चलाती है। जरा सोचिए, अगर अचानक सांस लेने के लिए ऑक्सीजन ही ना बचे तो क्या होगा? ये सवाल थोड़ा डरावना जरूर है, लेकिन सच यही है कि धरती पर सारा जीवन मूल रूप से सूरज की रोशनी और पौधों द्वारा छोड़ी गई ऑक्सीजन पर ही टिका है। हम अक्सर इस बात को हल्के में लेते हैं, लेकिन इसके बिना कोई भी फूड वेब या जीवन संभव ही नहीं है। इस ग्रीन मशीन के रहस्यों को सुलझाने के लिए हम इन 5 अहम चरणों से गुजरेंगे। प्रकाश संश्लेषण का परिचय, ऐतिहासिक वैज्ञानिक प्रयोग, क्लोरोप्लास्ट की कार्यप्रणाली, पादप वर्णकों यानी प्लांट पिगमेंट्स की भूमिका और आखिर में इलेक्ट्रॉन परिवहन प्रणाली। तो चलिए शुरू करते हैं पहले भाग से, जहां हम प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस और स्वपोषी पौधों का एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे। अगर हम इसे बिल्कुल आसान शब्दों में समझें तो प्रकाश संश्लेषण ही वो अकेली बायोकेमिकल प्रोसेस है जो इस दुनिया के हर खाने का प्राइमरी सोर्स है। आप इसे नेचर का अपना एक सुपर पावरफुल सोलर पैनल समझ सकते हैं, जो सनलाइट को सीधे केमिकल एनर्जी में बदलता है और लगातार हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन रिलीज करता है ना कमाल की बात। अब आते हैं दूसरे भाग पर, ऐतिहासिक प्रयोग। आइए उन साइंटिफिक जासूसों से मिलते हैं जिन्होंने सदियों की मेहनत से इस पहेली को सुलझाया। अब देखिए, ये सारी नॉलेज रातों रात तो मिल नहीं गई थी। 1770 में जोसेफ प्रिस्ले के बेल जार एक्सपेरिमेंट से लेकर 1854 में वॉन सैक्स की ग्लूकोज डिस्कवरी, फिर एंगलमैन का प्रिज्म और 20वीं सदी में वैन नील की माइक्रोबियल खोजों तक साइंस हमेशा स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ी है। हर एक वैज्ञानिक ने पिछली पीढ़ी के काम को बेस बनाकर ही रेस्पिरेशन और ऑक्सीजन प्रोडक्शन की परतों को खोला है। थोड़ा और डिटेल में देखते हैं जोसेफ प्रिस्ले के 1770 वाले एक्सपेरिमेंट को। उन्होंने एक बड़ा ही दिलचस्प पैटर्न ऑब्जर्व किया। एक बंद बेल जार के अंदर रखी एक जलती हुई मोमबत्ती और एक सांस लेता हुआ चूहा, दोनों ही जल्दी दम घुटने से खत्म हो जाते हैं। पर मैजिक तब हुआ जब उसी जार में पुदीने का एक पौधा रख दिया गया। अचानक चूहा भी जिंदा रहा और मोमबत्ती भी जलती रही। इसी से प्रिस्ले का वो मशहूर निष्कर्ष निकला कि पौधे हवा में उस चीज की पूर्ति करते हैं जिसे सांस लेने वाले जानवर और जलती हुई मोमबत्तियां हटा देती हैं। बायोलॉजी की फील्ड में ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। ये पहला सबसे बड़ा सुराग था जिसने ये साबित किया कि पौधे हवा को शुद्ध करते हैं, भले ही उस वक्त उन्हें ऑक्सीजन नाम के बारे में पता नहीं था। इसके कई दशकों बाद कॉर्नेलियस वैन नील ने पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया पर स्टडी करके पिक्चर को और भी क्लियर कर दिया। उन्होंने पूरी तरह साबित कर दिया कि ये एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है। और सबसे बड़ा खुलासा ये था कि जो ऑक्सीजन पौधे बाहर निकालते हैं वो CO2 से नहीं, बल्कि सीधे पानी यानी H2O के अणुओं के टूटने से आती है। इस तरह हमारी केमिकल इक्वेशन की समझ पूरी हुई। आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, जहां हम एक पत्ते के अंदर जाकर क्लोरोप्लास्ट की वर्किंग को समझेंगे। अगर हम एक माइक्रोस्कोप की तरह जूम इन करें तो हमें क्लोरोप्लास्ट का एक बेहद कॉम्प्लेक्स इंटरनल आर्किटेक्चर दिखाई देगा। ग्राना और स्ट्रोमा पे ध्यान दीजिए। यही वो मेन स्पॉट्स हैं जहां जीवन की असली मशीनरी काम करती है। सच में, अगर आप इसके स्केल के बारे में सोचें तो ये किसी अत्याधुनिक फैक्ट्री से बिल्कुल भी कम नहीं है। इस क्लोरोप्लास्ट वाली फैक्ट्री में काम का बड़ा ही स्ट्रिक्ट बंटवारा होता है। एक तरफ है प्रकाश अभिक्रिया यानी लाइट रिएक्शन, जहां झिल्ली प्रणाली बिल्कुल सोलर पैनल्स की तरह काम करती है और सौर ऊर्जा कैप्चर करके ATP और NADPH बनाती है। और दूसरी तरफ है अप्रकाशिक अभिक्रिया यानी डार्क रिएक्शन, जो स्ट्रोमा में होती है। यह एक असेंबली लाइन की तरह है जो इन्हीं ATP और NADPH का उपयोग करके शर्करा यानी शुगर को सिंथेसाइज करती है। अब बढ़ते हैं चौथे भाग की तरफ और देखते हैं कि सोलर एनर्जी को कैप्चर करने में प्लांट पिगमेंट्स यानी पादप वर्णकों का क्या रोल होता है। पेपर क्रोमैटोग्राफी का इस्तेमाल करके साइंटिस्ट्स ने एक और दिलचस्प बात खोजी। पत्तियों का जो हरा रंग हम देखते हैं वो अकेले किसी एक पिगमेंट का कमाल नहीं है, बल्कि 4 प्रमुख वर्णकों का एक मिक्स है। इन सब में सबसे मेन है क्लोरोफिल A, जो मुख्य वर्णक है और सबसे ज्यादा लाल और नीले प्रकाश को अवशोषित करता है। अब बाकी के 3 क्लोरोफिल B, ज़ैंथोफिल और कैरोटीनॉइड्स, ये सहायक वर्णकों की तरह काम करते हैं।
इन्हें आप एक हाईली एफिशिएंट एंटीना और प्रोटेक्टिव शील्ड दोनों मान सकते हैं। ये प्रकाश के बड़े स्पेक्ट्रम को पकड़ते हैं और सबसे जरूरी बात, ये मुख्य क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडेशन से यानी तेज रोशनी से होने वाले डैमेज से बचाते हैं। और इसके साथ हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे टेक्निकल हिस्से पर, भाग 5, इलेक्ट्रॉन परिवहन प्रणाली। यहाँ हम मशहूर जी स्कीम देखते हैं, जो इस कॉम्प्लेक्स बायोकेमिस्ट्री को सिंपल स्टेप्स में ब्रेक डाउन करती है। प्रोसेस शुरू होता है फोटो सिस्टम 2 से, जो 680 नैनोमीटर प्रकाश को अवशोषित करता है। फिर इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरते हैं और फोटो सिस्टम 1 तक पहुंचते हैं, जहां 700 नैनोमीटर प्रकाश अवशोषित होता है। आखिर में ये इलेक्ट्रॉन NADP+ को रिड्यूस करके NADPH बनाते हैं। ऊर्जा का ये जी आकार का फ्लो वाकई माइंड ब्लोइंग है। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में जरा जूम आउट करके इस एक आखिरी सवाल पर गौर कीजिए। एक पत्ते के अंदर हो रही ये माइक्रोस्कोपिक इलेक्ट्रॉन मूवमेंट्स आखिर पूरी दुनिया के फूड वेब को कैसे जिंदा रखती हैं? है ना सोचने वाली बात। हमारी हर एक सांस, हमारा हर एक निवाला सीधे तौर पर इन्हीं अदृश्य हलचलों का नतीजा है। इस ग्रीन मशीन के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। तो अगली बार जब आप किसी पौधे को देखें तो याद रखिएगा, वहां एक कमाल की इंजीनियरिंग लगातार काम कर रही है।